everyone and welcome back to another video. So कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing all right. And yeah, so again I'm back with the political theory book और I guess मैंने chapter 1 and 2 डाल दिया है political साइंस की कॉन्स्टिट्यूशन बुक का. अगर नहीं देखा है तो जाके देखो. बट आज के लिए वी आर गोना स्टार्ट विद द फिफ्थ चैप्टर ऑफ आवर बुक of political theory and the chapter is rights. Now, ये वाला जो chapter है rights, this is very similar to the second chapter of your constitution book which is rights in the Indian constitution. तो उसका वीडियो आई गेस अभी तक लाइव हो चुका है और अगर हुआ है तो प्लीज़ देख लेना बिकॉज आई विल टेल यू कि इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. These two chapters have a lot of similarities because obviously topics अगर दोनों same है तो होंगी. So that will kind of help you to understand this chapter better in a better way and vice versa maybe. But yeah, anyways, we are gonna start with the rights chapter and yeah, let's start. Okay, so पहला chapter, sorry, पहला page is always useless, we can just skip it. But अगर overview चाहिए तो please पढ़ लेना. But I will directly start with the pointers because obviously pointers are the only one which will always help you in the end time. So yeah. Okay, second page of this chapter and the first subheading which is what are rights. Now chapter 2 of constitution book में I have already explained in a very detailed and a very well manner कि rights आखिर है क्या. तो इसलिए इस वाले वीडियो में आई विल नॉट गो इन वेरी मच डेप्थ. जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए पॉइंटर्स में लिखा है. आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग टू यू. Okay, so rights are basically the legitimate and justified claims of an individual. Okay, now the words legitimate and justified. Now, legitimate is basically legally यानी कि by law. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है तो वो लीगली है, दैट इज फॉलोइंग द लॉ, दैट इज लेजिटिमेट, राइट. तो सेम वे जब भी कोई हक, अगर आपको कोई अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है देन दैट इज कॉल्ड अ लेजिटिमेट राइट. ठीक है. एंड द सेकेंड वर्ड इज जस्टिफाइड. नाउ इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग एंड इसका रिलेशन जो है वो नीचे वाले बट के साथ भी है. तो जस्टिफाइड यानी कि आपको अधिकार है, आपके पास राइट्स है कि आप अगर कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो. ओके, बट एट द वेरी सेम मोमेंट देर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू कैन नॉट यूज योर राइट्स इन द प्ले. ओके, आपके पास राइट है कि आप काम करो बट कोई भी काम मतलब हर कोई काम आप नहीं कर सकते, विच इज़ देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपके पास घूमने का अधिकार है. ओके, यू हैव फ्रीडम, राइट. चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इफ यू रिमेंबर. सो या, आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं भी जाओ. ठीक है, सपोज अमन है हमारे पास, वो कहीं पे भी घूम रहे हैं और उसके पास फ्रीडम है, ही इज़ एन्जॉइंग. बट उसके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपने इस राइट का यूज़ करते हुए किसी के भी घर के अंदर घुस जाए. ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे सपोज राजू है, तो राजू के घर में अगर वो घुस रहा है तो दैट इज़ नॉट इज फ्रीडम. वो जस्टिफाइड नहीं है, दैट इज़ अगेंस्ट द कंसेप्शन ऑफ राइट्स. वो जस्टिफाइड है ही नहीं बिकॉज दैट इज़ एथिकली रॉन्ग. ठीक है, ये गलत है, इसलिए ये लेजिटिमेट या जस्टिफाइड नहीं हो सकता. इसलिए अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको राइट कहना हो, अगर कोई भी काम, अगर आपको कोई भी एक्शन, इफ़ यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू योर राइट, देन दैट पर्टिकुलर एक्शन हैज़ टू बी लेजिटिमेट, कि वो लीगल हो और वो जस्टिफाइड हो. ठीक है, अगर वो अनथिकल हुआ, अगर वो चोरी, मर्डर जैसे केसेस के बारे में हुआ, देन दैट इज़ नॉट योर राइट. ठीक है, तो दिस वॉज द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ राइट्स. अगर एग्जाम में आए देन यू कैन राइट इट दैट राइट्स आर द लेजिटिमेट, let me highlight. Okay, rights are the legitimate and justified claims of an individual. Okay, अगर आपको डीपली समझना है तो फिर चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुक देख लेना, मैंने बहुत अच्छे समझाया है उसमें. बट इसमें इसलिए मैं इसी कारण इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ. बट इफ़ यू वांट टू यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. नाउ व्हाई, ओके, आखिर राइट्स में क्यों चाहिए. तो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर आपके पास दो रीजंस है. ओके, फर्स्ट इज लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रूव योर स्किल्स. ये जो एरो है दैट इज बेसिकली इम्प्रूव का साइन है, प्लीज समझ लेना.
तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी इंसान के पास राइट्स ना हो, ठीक है, राइट्स ना हो, तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, और जो खुल के जो अपने टैलेंट का जो यूज़ है, ओके, जो अपने टैलेंट का जो यूटिलाइजेशन है वो कम होगा। ही और शी विल नॉट बी एबल टू फ्लरिश। उसी वजह से सपोज अगर किसी इंसान के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास नहीं, हर इंसान के पास होता है इंडिविजुअल टैलेंट्स, तो वो अगर उसके पास राइट्स ना हो, उसके पास अधिकार ना हो जीने के लिए या फिर खुल के रहने के लिए, तो वो जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। और अगर उसी वजह से जो उसका एक्चुअल जो उसको रेस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए थी, जो बेसिक रेस्पेक्ट जो हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, चाहे कि वो टैलेंट हो या ना हो, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, या फिर किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, तो वो जो रिस्पेक्ट और जो डिग्निटी एक हर एक इंसान को मिलनी ही चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उस इंसान को नहीं मिलती। एंड दैट इज़ वाई राइट्स कम इन टू द प्ले। राइट्स जो है वो हर एक इंसान को मिलते ही हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो जाओ, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो जाओ, या फिर कोई भी कास्ट से हो जाओ, हर एक इंसान को राइट्स मिलते ही हैं। एंड राइट्स ट्राई their बेस्ट to provide each individual with a life of respect and dignity. This was the very first point. And the second is skill का जो है that is related to the very first one. Suppose हमारे पास एक और इंसान है अजय, ठीक है, अजय। अब अजय जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, ओके, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारा टैलेंट है। बट बिकॉज ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड, कि वो सपोज एक पुअर फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग सप्रेस, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। और जो दूसरे जो डोमिनेंट पीपल है इन द सोसाइटी, डोमिनेंट वंस इन द सोसाइटी आर सप्रेसिंग हिम, उसे वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ पुअर, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो सफरिंग, and he is not able to pursue his talent, pursue his skills in studies, okay. but अगर उसी टाइम पे अगर राइट्स आ जाए, ठीक है, अगर राइट्स आ जाए, एंड राइट्स एज ऑलवेज वी नो कि वो हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डोमिनेशन, फ्रॉम एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्सन। तो उसी टाइम पे राइट्स अगर आएंगे, तो जो अजय है जो सफ़र कर रहा था बिकॉज ऑफ हिज पुअर कंडीशंस, तो वो बच जाएगा, एंड ही कैन डेवलप हिज स्किल्स एंड बिकम बेटर एंड कैन परस्यू हिज स्किल्स फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट। तो इसके दो रीजंस थे कि आखिर राइट्स हमें चाहिए क्यों। सो द वेरी फर्स्ट इज लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि हर एक इंसान को राइट्स उसके अधिकार की वजह से उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलता है। एंड द सेकेंड इज इम्प्रूव स्किल्स, यानी कि स्किल्स हर एक इंसान के इम्प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस है वो राइट्स प्रोवाइड करता है टू एवरी इंडिविजुअल लाइक अजय, ठीक है। बट जो मैंने ऊपर कहा था कि जस्टिफाइड, राइट, जस्टिफाइड, लेट मी चेंज द कलर, बहुत ज़्यादा किचपिच हो चुका है, ओके। सो बट, ओके, चेंज नहीं हुआ, हाँ, बट नाउ जस्टिफाइड होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर राइट्स, ठीक है, अगर राइट्स है, अगर वो उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता कि हर एक इंसान हर एक इंसान कुछ भी कर सकता था, कि आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी खाओ, कुछ भी पहनो, कहीं पे भी रहो, किसी के साथ भी मिलो, जो करना आप करो, लाइक इट वाज टोटली फ्री, नो रिस्ट्रिक्शंस। तो उस टाइम पे क्या होता है, राइट्स का जो है लोग मिस यूज़ करते, राइट्स का लोग क्या करते हैं, मिस यूज़। और वो होना ही था, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी पर्सन, कि अगर एक इंसान के पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली द पर्सन मिस यूजेज हिज और हर पावर और इवन राइट्स, है ना। तो अगर राइट टू फ्रीडम होता विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ पे कि कैसे जो अजय है वो किसी दूसरे के घर के अंदर घुस गया बिकॉज ऑफ हिज फ्रीडम, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उसी वजह से क्या होता, सेम वे जो दूसरे राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी हो जाए, राइट टू परस्यू एनी प्रोफेशन हो जाए, उस वजह से कोई भी इंसान कुछ भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकता था या मिसयूज़ कर सकता था, है ना। और उसी टाइम पे the very first point which is here has reasonable restrictions. That is why to prevent the misuse of rights and to prevent the unethical practices, rights has reasonable restrictions on them, reasonable restrictions on them. And the second one is also related कि harmful activities aren't rights, कि अगर आपके पास अधिकार है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी हार्मफुल चीज़ें करें जिससे सोसाइटी या फिर एक इंडिविजुअल को हार्म पहुंचे, चाहे वो लाइक थेफ्ट हो जाए या फिर मर्डर हो जाए या कुछ भी केसेस हो जाए। तो हार्मफुल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर द टर्म ऑफ राइट्स, ठीक है।
This was the very basic explanation of the very first subheading, which was what is rights. I know बहुत ज़्यादा mess हो चुका है, but you can just rewind the video and go to the earlier parts and have a clear screen and just write the points down which were very important, जो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा था. Okay, so this was all about the very first subheading. Now we will move forward. Okay. Now यहाँ तक जो है, इस वाले यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है. यू कैन जस्ट रीड इट वंस. बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज ऑलवेज आई हैव ऑलवेज टॉट यू ओनली दोज, क्योंकि वही आते एग्जाम्स में. मैंने आपको पहले बोला है कि इस बुक में डू नॉट सर्च फॉर कॉन्सेप्ट्स की एकदम रटा रटाए कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको नहीं. इसमें जो है आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे या फिर क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो तो आपके काम के हैं नहीं. इट कैन हेल्प यू टू थिंक, इट कैन हेल्प यू टू गो डीपर इनटू टॉपिक, बट अगर एग्जाम में आंसर आए तो कैसे लिखना है, जो कंक्रीट चीज़ें हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है ऊपर, और मैं आपको वही पॉइंटर्स समझाती भी हूँ. ठीक है. ओके. नाउ द सेकेंड सब हेडिंग इज वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम. नाउ राइट्स देख लिया, ठीक है, राइट्स देख लिया, क्यों चाहिए देख लिया, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट देख लिया, एंड उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है. नाउ ये जो टर्म है राइट्स, वो उसका ऑरिजिन क्या है, वो कैसे आया, या फिर जो इसका जो सोर्स है वो कैसे लोगों के बीच में आया कि ओके कि राइट्स नाम की भी एक चीज़ होनी चाहिए, राइट्स नाम की भी चीज़ कुछ होती है. अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो फिर राइट्स का जो ओरिजिन है दैट इज दैट इज फ्रॉम ऑलमोस्ट 17 to 18 सेंचुरी के आसपास. तो उस टाइम जो था, जो राइट्स का जो कंसेप्ट था उसमें जो मेजर प्ले था वो था नेचर और गॉड का, नेचर एंड गॉड. लोग ये कहते थे कि जो अधिकार है जो लोगों के पास है, चाहे वो जिए, कुछ करे या कुछ अपने टैलेंट को बढ़ाए थ्रू देयर एक्शन प्रोफेशन, तो ये सारे जो अधिकार थे उनके पास, वो नेचर यानी कि नेचुरली उनके पास था, या फिर जो भगवान था, जो द गॉड, द अल्टीमेट पावर, उनके द्वारा उन सबको मिला था. उनके द्वारा हर एक इंसान को जो है राइट्स को दिया गया था इन दी 17 एंड 18 सेंचुरी. ये उस समय का आइडिया था कि राइट्स आखिर मिले कहाँ से हैं. ठीक है. इट वॉज द वेरी बेसिक वन कि ओरिजिन का ये उन्होंने कुछ कंसेप्ट रखा था अपने पास. और उस टाइम पे उन्हीं लोगों ने 3 ऐसे नेचुरल राइट्स को क्लासिफाई किया था. दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. अब वो 3 क्या थे? वो 3 थे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. तो 17 से 18 सेंचुरी के बीच जब राइट्स का ये नेचर एंड गॉड का जब ये कॉन्सेप्ट आया, तो उन लोगों ने 3 मेन राइट्स को क्लासिफाई किया था. एक था लाइफ, एक था लिबर्टी और एक था प्रॉपर्टी को लेते हुए. तो बस उस टाइम पे अब हमारे पास जो इतने सारे राइट्स हैं, ठीक है, इतने सारे जो राइट्स हैं, उनके अलावा उनके बजाय उनके पास जो था 3 मेजर राइट्स थे, और यही उन्होंने क्लासिफाई किया था. एक था लाइफ के रिगार्डिंग, एक था लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, और एक था प्रॉपर्टी कि वो जो भी हाउसेस, जो भी फार्म्स जो उनके पास थे, वो उनको ओन करने का जो था उनको राइट्स दिया गया था. और वो किसने दिया था? वो दिया था नेचर या फिर गॉड ने उनको दिया था. बट लेटर जैसे टाइम पास हुआ, जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, और ये जो राइट्स थे उस टाइम पे उन्हें कहा जाता था नेचुरल, कि वो नेचुरली हमारे पास थे. बट विद द पासेज ऑफ टाइम इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली जो है ये जो नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल जो राइट्स थे वो क्या हो गए? ह्यूमन राइट्स. वो ह्यूमन राइट्स में कन्वर्ट हो गए. कन्वर्ट यानी कि बस टर्म बदला है. क्यों बदला टर्म? कि जो नेचुरल राइट्स थे आखिर हमने उन्हें ह्यूमन कहना क्यों स्टार्ट किया? अब जो हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स एक्ट, या फिर जो भी हो प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं लोग, उन्हें ह्यूमन राइट्स का टर्म क्यों दिया गया? उसका एक रीज़न सिंपल था कि बहुत सारे लोग बाद में क्या हुए, एथिस्ट हो गए. लाइक गॉड पे विश्वास नहीं करने लगे. उनको लगा कि गॉड को छोड़ो, कि जो अल्टीमेट पावर जो हम रिफर करते हैं, जो नेचर जो हम बोल रहे थे पहले नेचुरल राइट्स के लिए, जो नेचर था उनको हटाओ, कि ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बोला कि जस्ट एज अ ह्यूमन, ठीक है, जस्ट एज एन इंडिविजुअल, जो भी इंसान जन्म लेता है, कि एवरी पर्सन टेक्स बर्थ, और हर एक इंसान किस फॉर्म में जन्म लेता है? एज अ ह्यूमन, है ना. आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, हर एक इंसान ह्यूमन के फॉर्म में जन्म लेता है. अब वो आलू भिंडी तो है नहीं कि वो उसको राइट्स मिले, वो है ह्यूमन. तो हर एक इंसान जो भी ह्यूमन जो बर्थ ले रहा है, उनके पास इनहेरेंटली ये जो राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स होते ही हैं. ओके.
लेट मी चेंज द कलर। तो बेसिकली क्या हुआ, नेचुरल राइट्स किसके साथ था, नेचर और गॉड से आया हुआ कंसेप्ट उनके पास था। बट लेटर क्या हुआ, लोगों ने बोला कि गॉड और नेचर का जो आइडिया है दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, कि कुछ लोगों का मानना था कि ओके गॉड है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है। तो उसी वजह से क्या हुआ, इस वाले कॉन्सेप्ट को हटाया और ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें ये कहा कि नेचर गॉड का प्ले नहीं है। दैट इज़ ओनली बिकॉज कि हर एक ह्यूमन हमारे पास है, हर एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन जन्म लेता है, और उसी हर एक इंसान को जस्ट बिकॉज दे आर पीपल दे हैव देयर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। आगे चलते हैं। ओके, तो बिफोर गोइंग टू द बॉक्स वन आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस वन बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हमने राइट्स देख लिया, राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस देख लिए, और वो कैसे आए थे, ओरिजिन क्या था, कैसे चेंज हुआ फ्रॉम नेचुरल टू ह्यूमन, वो हमने देख लिया है। नाउ अब जो ह्यूमन राइट्स है, वो जो है उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनका जो अवेयरनेस है, वो कैसे फैल रहा है। ठीक है, वो कैसे फैल रहा है, तो उनमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं विच आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स जो है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और उनमें से आपके पास एग्जाम्पल है विच इज़ UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये उनमें से काफ़ी सारे हैं, दे आर न्यूमरस वंस which are trying to create awareness and trying to provide each and every individual on this world to give them their own and inherent rights। और उसी में से एक है आपका UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये MCQ में आता है, इसका एक सेम पार्ट है, एकदम लास्ट में है, वो हम देखेंगे। तो बट ये आप याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। नाउ द बॉक्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉक्स में से सोर्सेस आते हैं एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं, और MCQ भी बनते हैं, बट नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। बट सोर्स बेस्ड एंड MCQ हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो ह्यूमन डिग्निटी जो राइट्स के द्वारा प्रोवाइड होती है टू एवरी इंडिविजुअल, जो डिग्निटी मिलती है लोगों को, उसके ऊपर जो हमारे इमैनुअल कांट है, हु वाज अ जर्मन फिलोसोफर, उनका जो व्यू है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये पूरे बॉक्स का जो मटेरियल है वो यहाँ पे पॉइंटर्स मैंने प्रोवाइड किया है, और यही मेन पॉइंटर्स है जो एग्जाम में आते भी हैं। तो जो इमैनुअल कांट, लेट मी राइट, ओके, इमैनुअल कांट, जो हमारे कांट जी हैं, उनका जो ये आइडिया है ऑफ डिग्निटी, उसको क्या नाम दिया गया है, मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट। जो इनका जो व्यू है दैट इज नेम्ड अंडर द टाइटल ऑफ मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। तो अगर MCQ आए कि मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स किसने दिया था, देन द पर्सन इज इमैनुअल कांट, रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ों के बारे में मेनली बात की है, दो चीज़ें जो है मेनली उन्होंने बात की है, और वो है एक प्राइज और दूसरा है डिग्निटी। नाउ डिफरेंस, उनका कहना है जिसके पास प्राइस है, द थिंग विच हैज प्राइस कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि सपोज आपके पास एक बहुत सुंदर सा कप था, ठीक है, कप था, और इसका जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट था आपके पास 150 रुपीज़। ठीक है, आपके पास 150 रुपये का एक कप था, और वो बहुत सुंदर था एंड यू लव दैट कप। बट एक दिन क्या हुआ, आपके हाथ से फिसल गया और वो कप नहीं रहा, तो कप ब्रोक। तो अब क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस मार्केट जाओ और सेम कप को उठा के लेके आ जाओ। बट उसी टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि जो जिसके पास प्राइस है वो रिप्लेस हो सकता है, और वही आपने किया, आपका कप टूट गया तो आपने दूसरे कप से उसको रिप्लेस कर दिया। बट द सेकेंड थिंग इज ही टॉक्स अबाउट डिग्निटी। अब उन्होंने क्या कहा, एक था कि प्राइस था, जिसके पास प्राइस है वो रिप्लेस हो जाएगा, पर उनका कहना है कि जिसके पास डिग्निटी है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, यू आर करण एंड ही इज कुणाल। ठीक है, तो करण कुणाल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और एक दिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कुणाल का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही डाइड। अब करण तो कुणाल के इक्विवेलेंट किसी को रिप्लेस करेगा नहीं, है ना, क्योंकि कुणाल इज अ पर्सन, उसके पास अपनी डिग्निटी है, उसके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ही इज अ ह्यूमन एंड दिस इज अ कप, राइट। तो जिसके पास डिग्निटी है, जिसके पास एक सर्टेन वैल्यू है, उसको आप कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, पर जिसके पास प्राइस है आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो सेम वे
ओके, ह्यूमंस हैव देयर वैल्यू, ह्यूमंस हैव देयर वैल्यू, ह्यूमंस हैव देयर डिग्निटी। और जिसके पास डिग्निटी या वैल्यू हो उसे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। जिसके पास प्राइस है उसको रिप्लेस कर सकते हो, बट जिसके पास डिग्निटी है उसके पास उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए द वेरी फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि एवरी पर्सन हैज़ डिग्निटी एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ इट। यानी कि हर एक इंसान के पास डिग्निटी और वैल्यू है और उसी कारण उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसी वजह से उसको वो डिग्निटी या जो वैल्यू है उसे वो मिलना ही चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, नाउ उसी को फॉलो करते हुए जब उन्होंने कहा कि प्राइस है, डिग्निटी है, अगर डिग्निटी है तो वो उसको मिलना ही चाहिए और रिप्लेसेबल नहीं है, तो अब उसे प्रोवाइड कैसे करें, हाउ टू प्रोवाइड दोज डिग्निटी, ओके, दोज वैल्यूज टू एवरी इंडिविजुअल। तो उसके लिए उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स ही हैज प्रोवाइडेड। वन इज treat others like you want to be treated, and the second is not just for your means, your या our, जो भी आप कहना चाहो। ओके, लेट मी जस्ट इरेज द थिंग ताकि मैं आपको दूसरा वो दे पाऊँ, नहीं तो एवरीथिंग इज लाइक मैस हियर। ओके ओके, नाउ इट इज क्लियर एंड वी विल स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट इज ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ पे हो, अब आप एज अ पर्सन चाहते हो ना कि आपको हर एक कोई अच्छे से बुलाए, अच्छे से रिस्पेक्ट करे, अच्छे से ट्रीट करे। तो सेम वे जैसा आप चाहते हो, द थिंग्स विच यू वांट, ओके, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए, आपको ऐसे बुलाया जाए, आपको आपके साथ ऐसे रहा जाए, फिर बिहेव किया जाए, तो सेम वे जो आप चाहते हो आपको दूसरों के साथ भी करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक कोई फ्रेंड अच्छे से बिहेव करे, आपको अच्छे से बुलाए या आपके साथ शेयर करे चीज़ें, सेम वे आपको भी उनके साथ करना है। जो आप चाहते हो, द थिंग्स विच यू वांट टू बी डन विथ यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग्स विथ अदर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो एक जो पीओवी है, जो व्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो वैल्यू का, क्योंकि हर एक इंसान चाहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा वैल्यू मिले ही, तो उसका जो नीड्स है वो भी ज़्यादा हाई रहेंगी। तो उसी वजह से वो जो है दूसरों के साथ भी वो सेम ट्रीट करेगा, तो दूसरे का भी जो वैल्यू है उसको वो मिलेगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज नॉट जस्ट फॉर योर मीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये कहा गया है, उसमें एक टर्म जो है, अगर आपको मैं अगर आपको हार्शली समझाऊँ, दैट इज बेसिकली इट्स अगेंस्ट सेल्फिशनेस। ठीक है, सेल्फिशनेस बेसिकली क्या होता है, आपने देखा ही होगा, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके रियल फ्रेंड्स, ठीक है, आपके रियल फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, दे विल ऑलवेज स्टे एंड स्टिक टू यू। बट जो कुछ होते हैं ना आपके क्लासमेट्स या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको बस मतलब से काम लेते हैं आपके, है ना, अगर उनको सपोज नोट्स चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तभी वो आते हैं और तभी आपको बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं, फिर आपको बहुत ट्रीट करते हैं अच्छे से कि आप ही हो, यू आर द बेस्ट, तुझे तो आता है सब कुछ, मेरी भी हेल्प कर दे। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा है कि नॉट जस्ट फॉर योर मीन्स, कि जब आप किसी की वैल्यू करो वो आपके मतलब के लिए ना हो। यानी कि सपोज यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो करण हमारे पास है ही, दूसरा है फिर हम लेते हैं अमन। ठीक है, अमन जो है, अमन और करण अच्छे दोस्त नहीं हैं, दे डू नॉट रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी मच। बट अमन को क्या आया, कुछ काम आ गया इंपॉर्टेंट, उसको चाहिए था कुछ हेल्प नोटिस में, सपोज कुछ नोटिस राइटिंग में हेल्प चाहिए था और करण को अच्छी प्रैक्टिस है नोटिस राइटिंग की। तो अमन क्या करेगा, अब वो करण के पास जाएगा और कहेगा कि करण तुझे तो इतना अच्छा आता है, लिख दे मुझे भी, या फिर प्लीज़ हेल्प मी। तो उस टाइम जो है, वैसे तो अमन उसकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है, करण की वैल्यू वो बिल्कुल नहीं करता, बट अभी उसको हेल्प चाहिए, अब उसका वो मतलब है, इज़ वेरी मच सेल्फिश। उसी वजह से वो करण के पास जाएगा और उसकी हेल्प मांगेगा, उसको वैल्यू देगा, उसको बटरिंग करेगा कि तुझे आता है, मुझे हेल्प कर दे, राइट। तो उसको जो हमारे जो कांट जी, उन्होंने इसका जो है अपोज किया है कि नहीं, आपको अपने सेल्फिशनेस के लिए किसी की वैल्यू नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो अमन ने करण के साथ किया वो आपको वैसा नहीं करना है। आपको हर एक इंसान की जो डिग्निटी है, हर एक इंसान की जो वैल्यू है, उसे रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो आपकी मतलब की हो या मतलब की ना हो। जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमंस एंड दे ऑल्सो हैव वैल्यू लाइक यू, उसको आपको रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा करना ही है।
ठीक है। तो दिस वर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन नोट देम डाउन। यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा खिचपिच हो चुका है, बट प्लीज़ रिवाइंड एंड जस्ट गो बैक टू द अर्लियर पेज। बट जो बेसिक कंसेप्ट था, जो क्लियर कंसेप्ट था, वो यही था, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स एज सोसाइटीज फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो है हम देखा कि नेचुरल राइट्स जो थे एकदम, जो 17 और 18 सेंचुरी का जो हमने बात की थी, उस टाइम पे बस 3 राइट्स थे, है ना, 3 राइट्स वेयर देयर। बट विद द पासेज ऑफ टाइम इवेंचुअली क्या हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, फिर लोगों के नीड्स बढ़े, फिर प्रॉब्लम्स भी बढ़ी, थ्रेट्स भी बढ़े, तो उसी वजह से उन सभी के अकॉर्डिंगली फिर जो हमारे राइट्स है वो भी बढ़ते चले गए। एग्जाम्पल आपका हो सकता है राइट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ द वेरी रिसेंट वन। फिर आपका जो साइबर क्राइम के जो है, साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो राइट्स है वो भी प्ले में है। सो दीज वर द सर्टेन एग्जाम्पल्स। ये आ सकता है सपोज एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें बेसिकली आपको यही कहना है कि विद द पासेज ऑफ टाइम इवेंचुअली क्या हुआ, सोसाइटी बदली, लोगों की नीड्स बदली, चेंजेस हुए, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई और चेंज होती गई, और उसी को फॉलो करते हुए राइट्स जो है वो भी डिफरेंट या फिर वो भी ज़्यादा बढ़ते गए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे दिया, आरटीआई का एग्जाम्पल है, और साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी राइट्स है आपके पास, वो आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक आप पढ़ सकते हो जो मैंने आपको समझाया ऊपर, कांड का व्यू और जो ये थ्रेट्स का जो है, न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। कैन जस्ट रीड वंस, बट जो कंसेप्ट और जो पॉइंटर्स है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। नाउ फिफ्थ थर्ड सब हेडिंग विच इज लीगल राइट्स एंड दी स्टेट। नाउ इसको देख के आपको क्या लग रहा है, या एग्जैक्टली लीगल राइट्स, ठीक है, आपके जो अधिकार है, एंड द स्टेट, इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास अपने राइट्स है, और वो इंडिविजुअल सपोज इंडिया में रहता है, ठीक है, उसको इंडिया के सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग उसको राइट्स मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इंडिया और जो उसके राइट्स है उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर एक सिटीजन इंडिया का पार्ट है, सपोज हमारे पास रितिका है, रितिका इज सिटीजन ऑफ इंडिया, रितिका लिव्स इन इंडिया, और रितिका को इंडिया के सिटीजन होने के कारण उसको इंडिया के अकॉर्डिंगली राइट्स उसको मिलते हैं। तो उस टाइम पे रितिका के लिए इंडिया जो है वो क्या क्या स्टेप्स लेती है ताकि उसके राइट्स जो है उसको प्रोवाइड हो। तो उस टाइम पे ये यही कहा गया है कि जो स्टेट है द स्टेट मस्ट मेक श्योर कि जो उनके इंडिविजुअल्स है दे मस्ट गेट दी राइट्स, और उसके लिए स्टेट क्या करेगा, वो स्टेट पॉलिसीज बनाएगा, है ना, स्टेट पॉलिसीज बनाएगा, फिर कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेगा, स्टेप्स यानी कि न्यू राइट्स हो गए या फिर न्यू लॉज हो गए, न्यू पॉलिसीज हो गई, तो वो उनको फॉर्म करेगा, और उन सब से क्या होगा, जो भी राइट्स उनके इंडिविजुअल को जो मिलने चाहिए थे वो राइट्स उन इंडिविजुअल्स को मिलेंगे, है ना। और उसी टाइम पे एक ये भी बात कही गई है कि राइट्स जो है वो बस ये नहीं कहते स्टेट को कि उनको उनके सिटीजन्स के लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, ये तो कहता ही है, बट उनको जो राइट्स है वो स्टेट को ये भी कहता है कि व्हाट नॉट टू डू। एग्जाम्पल आपका है वो है अरेस्ट के टाइम पे, ठीक है, अरेस्ट के टाइम पे तो हमने चैप्टर 2 में राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पढ़ा था, है ना, उसमें 3 राइट्स थे। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वो राइट्स क्या क्या थे। बट उस अरेस्ट के टाइम पे जो अक्यूज्ड के जो राइट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो उनमें अरेस्ट के टाइम पे स्टेट को क्या क्या नहीं करना है वो उसमें मेंशन था। एक था कि अगर कोई अरेस्ट हो रहा है जो है जिसके ऊपर जो गुनाह का जो आरोप लगाया गया है उसको बिना बताए, बिना उसको इन्फॉर्म करे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट। और उसको जो है 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट होना ही है। और जो स्टेट है, जो कानून है, वो ये नहीं कर सकता, वो उस अक्यूज्ड को ये फोर्स नहीं कर सकता कि वो जो अक्यूज्ड है वो खुद के खिलाफ ही कोई एविडेंस दे, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि राइट्स, ठीक है, राइट्स है, इंडिविजुअल के पास राइट्स है, वो इंडिया में रहता है, इंडिया के अकॉर्डिंग उसको राइट्स मिलते हैं, और उस राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट बहुत सारे स्टेप्स लेता है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो या फिर कोई डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड करे या अमेंडमेंट्स करके दे, तो वो स्टेट करता है, वो करना चाहिए भी।
बट वो राइट्स स्टेट को ये भी गाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल के राइट्स को अगर आप प्रोटेक्ट करो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या नहीं करना है। तो क्या क्या नहीं करना है आपका एग्जाम्पल बुक में है अरेस्ट के टाइम पे, कि विदाउट इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको सर्च वारंट चाहिए। फिर जो अरेस्टेड पर्सन है उसके उस इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ एविडेंस दे। ठीक है, सो दीज वर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ स्टेट व्हाट स्टेट शुड नॉट डू। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। यहाँ पे वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे पॉइंटर्स में मैंने आपको दे दी है। तो ये जो था द राइट्स प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन काइंड्स ऑफ वे। तो जो भी न्यू पॉलिसीज होंगी, जो स्टेप्स लेंगे, वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो लोगों के जो राइट्स है वो ज़्यादा उनको मिलेंगे, ज़्यादा राइट्स मिलेंगे तो उनकी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। द सेकेंड पॉइंट जो था कि व्हाट नॉट टू डू का, राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे आल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। तो इसमें क्या है, बैलेंस है। बैलेंस यानी कि अगर स्टेट के पास व्हाट टू डू, क्या करना है वो था, बट क्या नहीं करना था अगर वो नहीं होता, जो रिस्ट्रिक्शंस थे स्टेट के ऊपर आपके राइट्स को लेते हुए अगर वो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट जो है, शायद आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा स्टेप ले सकती थी जो आपके राइट्स को वायलेट करते। इसी के बैलेंस के लिए, ताकि स्टेट जो है आपके गवर्नमेंट जाके तो इसी को बैलेंस करने के लिए, ताकि जो है स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट आपके राइट्स के अगेंस्ट कोई जो गलत कदम ना उठाए, उसको प्रिवेंट करते हुए बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो स्टेट है उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट एंड दी लीगल राइट्स। ये बेसिकली आपके 3 मार्कों में आ सकता है कि टेल अस अबाउट दी रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड द स्टेट। तो बस यही कहना है कि स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इंडिविजुअल्स, अपने सिटीजन्स को, हर एक इंसान को राइट्स प्रोवाइड करे और ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करे ताकि उनको राइट्स मिले। और ये भी है कि स्टेट को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो उनके राइट्स को वायलेट करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीगल राइट्स एंड स्टेट। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो यहाँ तक आप देख लेना एक बार रीड करके, पॉइंटर्स मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। सो नाउ द फोर्थ सब हेडिंग इज काइंड्स ऑफ राइट। तो इसमें इस पैराग्राफ में जो है आपके पास 2 काइंड ऑफ राइट्स को मेंशन किया गया है, वन इज सिविल एंड द अदर इज पॉलिटिकल। नाउ सिविल जो है वो बेसिकली द सिविल राइट्स ट्राई टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्राइज टू गिव एवरीवन इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कहा गया यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं सिविल राइट्स के, वो है ये रहा, द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली एंड द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। तो बेसिकली क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास जो अगर सिविल राइट्स होंगे तो जो उनके जो सिविल राइट्स है वो उनको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है उससे वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। और जब किसी इंसान के पास जो इक्वल ट्रीटमेंट हो और जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, तभी वो इंसान पॉलिटिकल जो राइट्स है यानी कि सपोज इलेक्शंस में पार्ट करना या फिर वोट करना या फिर अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, उन सब का जो प्रैक्टिस है वो तभी इंसान कर पाता है। और इसी कारण जो है सिविल राइट्स फॉर्म अ बेस फॉर इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल राइट। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सो अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास सपोज सिविल राइट्स नहीं है, ठीक है, उसका सिविल राइट्स नहीं है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, उस टाइम क्या होगा, वो सफ़र करेगा। ठीक है, वो सफ़र करेगा पॉलिटिकली या फिर सोशली हो जाए, फिर इकोनॉमिकली हो जाए, ही और शी विल बी सप्रेस्ड। उस टाइम पे क्या है, शायद ही वो इंसान जो है पॉलिटिकल राइट्स या फिर वी कैन से कि वोटिंग के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, फिर अपने ओपिनियंस के बारे में एक्सप्रेस करने के बारे में सोचे। तो उसमें क्या है, उसमें जो है रुकावटें आ रही हैं। इसी कारण जो है अगर सिविल राइट्स उसको मिल जाते, अगर उस इंसान को सिविल राइट्स मिलेंगे तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, शायद वो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचे, तब वो अपने जो है वोट को दे पाएगा, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेगा और शायद वोटिंग में भी पार्ट ले लेगा। इसी वजह से सिविल राइट्स फॉर्म अ बेस फॉर दी पॉलिटिकल राइट्स। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे विच इज सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम दी बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर वेरी 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 नेसेसरी। ठीक है, ओके।
Now, the another very important point is here. However, our rights of political participation can only be exercised fully when our basic needs of food, shelter, clothing, and health are met. The very same thing which I explained in this example. तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो ये दिया गया है कि अगर सपोज ना बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स क्या आएगा उसमें? क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, राइट? फूड आएगा, खाना, शेल्टर, कपड़े आ सकते हैं, क्लोथ्स, है ना? तो अगर किसी इंसान के पास ये बेसिक नीड्स है ही नहीं तो वो इंसान क्या ही पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचेगा, है ना? क्योंकि इंडिविजुअली क्या होता है, अगर ये इंसान भूखा पेट है, वो बहुत ज़्यादा हंगर से सफ़र कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक है, तो उस टाइम पे जब वो इतने लेस नीड्स के लिए सफ़र कर रहा है तो वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के बारे में क्या ही सोचेगा, है ना? तो जैसे सिविल राइट्स जो है पॉलिटिकल राइट्स के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं, सेम वे बेसिक नीड्स को अगर एक इंसान के पास दिया जाए अच्छे से, जब हर एक इंसान के पास बेसिक नीड्स यानी कि कपड़ा हो, खाना हो, फूड हो, तभी वो इंसान जो है सिविल राइट्स के बारे में सोचेगा या सिविल राइट्स उसको मिलेंगी और तभी जाके वो जो है पॉलिटिकली अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर पाएगा। इसीलिए अगर किसी इंसान को हमें पॉलिटिकली स्ट्रांग करना है तो हमें उस इंसान के पास जो है बेसिक नीड्स यानी खाना, कपड़ा, मकान जो है वो हमें उसको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है? ये था हमारा बेसिक नीड्स वाला, यू कैन जस्ट रीड एंड ओके। सो यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ राइट्स हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन डेमोक्रेसीज, यानी कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कल्चरल क्लेम्स भी लोगों को दिए जा रहे हैं, यानी कि एक था पॉलिटिकल, एक था सोशल, एक था सिविल, है ना? तो ये सारे राइट्स थे इंसान के, उसके साथ जो है कल्चरल हो गए, ठीक है, कल्चरल हो गए या फिर इकोनॉमिक हो गए, तो ये सारे राइट्स भी धीरे धीरे जो है अपने राइट्स के लिस्ट में, हमारी जो राइट्स की जो लिस्ट है उसमें ये ऐड होते जा रहे हैं। क्यों ऐड होते जा रहे हैं? बिकॉज द नीड्स ऑफ पीपल, बिकॉज द सिचुएशंस ऑफ पीपल आर चेंजिंग, और उस टाइम पे जो है राइट्स का जो लिस्ट है, जो लिस्ट का जो राइट्स था वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अलग अलग न्यू राइट्स आर ऑल्सो कमिंग इन टू द प्ले, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, द लास्ट सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर विच इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? तो हमने ऊपर देखा था, एक था लीगल राइट्स, ठीक है, एक था लीगल राइट्स एंड जो हमारा स्टेट है, एंड जो हमारा स्टेट है उसका रिलेशन क्या है, उसमें देखा था कि हमने स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल राइट्स को प्रोवाइड करे, उसके लिए पॉलिसीज बनाए, उसके लिए स्टेप्स ले, और सेम टाइम पे स्टेट जो है उसको कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे जो है राइट्स जो है लोगों के वायलेट हो। तो उस टाइम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उस टाइम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट हियर इट टॉक्स अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, हमने ऊपर बात की थी स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है? अब हम बात करेंगे जो इंडिविजुअल है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है विथ हिज और हर राइट्स, ठीक है? तो यहाँ पे 4 मेजर राइट्स है जो आपकी फॉलोइंग 3-4 पैराज में दिए गए हैं। ऑलवेज आई विल प्रोवाइड यू विद द पॉइंट्स बिकॉज पॉइंट्स ही आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज कलेक्टिव गुड, ठीक है? कलेक्टिव गुड यानी कि बेसिकली अगर आपके पास कोई राइट्स है, ठीक है, आपके पास राइट्स है, तो आप उन राइट्स का जो यूज़ है, उन यूज़ ऑफ जो राइट्स है वो आपके अच्छे के लिए तो करोगे, इंडिविजुअल गुड यानी कि खुद के लिए तो करोगे ही, बट सेम टाइम यू शुड ऑल्सो यूज़ देम फॉर दी सोशल गुड, यानी कि सोसाइटी का अगर कुछ अच्छा आप काम करो तो वैसे काम को आपको करना चाहिए जिससे सोसाइटी का भी भला हो। तो राइट्स का जो है आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए। द सेकेंड वन इज रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। पीपल थिंक कि अगर उनके पास राइट्स है तो उनके पास ही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास राइट्स है, सेम वे दूसरे जो लोग हैं उनके पास भी अपने राइट्स होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है हर बार कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स का यूज़ करते करते दूसरों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, फ्रीडम का यूज़ करते हुए अमन जो है किसी के घर के अंदर घुस गया था, बट वो उसके राइट्स को जस्टिफाई नहीं करता है, इसी वजह से तो दूसरा जो इंसान था जिसका घर था उसका जो राइट था वो वायलेट हो गया था, और उसने जो अमन ने जो है वो दूसरे इंसान का जो राइट है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया था। इसी वजह से सेकेंड पॉइंट है कि हमें
हमारे राइट्स का जो यूज़ है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, और सेम टाइम पे जो दूसरों के जो राइट्स है उसका भी रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। द थर्ड इज बैलेंस कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बैलेंस कन्फ्लिक्ट्स। तो ये सेकेंड से रिलेटेड है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे, ठीक है, ओके, दो लोग हैं, जो बुक का एग्जांपल मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट था कि माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज मी टू टेक पिक्चर्स, यानी कि रेणुका, ठीक है, लेट्स टेक हर एज रेणुका, और दूसरी है शीला। शीला, तो रेणुका का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, वो ये कहता है कि वो कहीं पे भी पिक्चर ले सकती है, शी कैन टेक फोटोज। However, if I take pictures of a person bathing in his house without his consent and post them on the internet, that would be a violation of his right to privacy, ठीक है। तो शीला है सपोज, ठीक है, शीला है सपोज, तो शीला बस मार्केट में घूम रही थी, ठीक है, शी वॉज वंडरिंग अबाउट इन द मार्केट। तो मार्केट में घूमते घूमते क्या हुआ, रेणुका ने बिना बताए, शीला को बिना बताए उसकी जो है फोटोज क्लिक की। वो सपोज मार्केट में सब्जी खरीद रही थी और रेणुका ने उसकी पिक्चर क्लिक की, और शीला को ये बात पता नहीं चली। रेणुका ने शीला की जो परमिशन है वो नहीं ली थी, और बिना बताए रेणुका ने क्या किया, उसको जो है इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। नाउ अगर शीला को बाद में पता चला कि ओके दिस इज माय फोटो और दैट इज दिस इज मी, तो उससे क्या होगा, जो शीला जो है उसको उसको बुरा लगेगा, राइट, क्योंकि वो उस फोटोज के लिए रेडी नहीं थी। उससे क्या हुआ, उसकी जो शीला की जो प्राइवेसी है, वो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो हार्म हो गई। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमें हमारे राइट्स का यूज़ करना तो चाहिए, बट उसी टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरों के राइट्स को वायलेट ना करें और दूसरे के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको बढ़ावा ना दें, ठीक है। द लास्ट वन इज बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस। द फोर्थ वन इज रियली इम्पॉर्टेंट। आप सपोज, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, ऑब्वियसली हो आप, ठीक है, अमन, अमन वेलकम बैक। तो अमन के पास राइट्स है। नाउ अमन के पास राइट्स तो है, बट वो उसके बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, कि राइट्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, या उस पर लिमिटेशंस क्या नहीं लगनी चाहिए। अगर वो उस लिमिटेशंस के बारे में अवेयर नहीं होता है, तो शायद इन फ्यूचर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो उसके राइट्स को क्या करेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी, वो उसके राइट्स को जो है उसको बंद भी कर सकती है। इसीलिए हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी को जो है अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए, ताकि अगर कोई पावर चाहे वो फॉरेन पावर हो या फिर खुद की गवर्नमेंट ही हो, अगर उनके राइट्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करे, अगर उस पर कोई लिमिटेशन लगाए जो कि गलत है, तो उस लिमिटेशन का जो है वो लोग प्रोटेस्ट करे, उसका आवाज़ उठाए उसके खिलाफ, और उस जो लिमिटेशंस है उनको हटा दे, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द फोर्थ पॉइंट, विच वाज बीइंग विजिलेंट अबाउट द लिमिटेशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन द राइट्स, ठीक है। सो दीज वर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट अस क्विकली रिवाइज, ठीक है। तो पहला था कलेक्टिव गुड, की जो राइट्स है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए भी यूज़ करने चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स, यानी कि दूसरों की जो राइट्स है उनको भी रेस्पेक्ट करें। अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। और द लास्ट वन इज बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस, यानी कि अवेयर रहो, सतर्क रहो कि आपके राइट्स का यूज़ कैसे किया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, क्या लिमिटेशंस लग रही हैं, क्या वो रीजनेबल है या फिर वो गवर्नमेंट जो है आपको सप्रेस कर रही है। सो दीज वर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मूविंग फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे लास्ट पैरा में एक लाइन है, वी नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट गिविंग गवर्नमेंट पावर्स विच could be used to curtail the civil liberties of individuals, for such powers can be misused। वही मैंने जो बोला कि अगर आप अवेयर ना हो, अगर आप लिमिटेशंस के बारे में ना जानो, तो गवर्नमेंट जो है शायद आपके राइट्स का जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके वो आपके साथ मिसयूज़ कर सकती है, ठीक है। Our rights and those of others, for they form the basis of democratic society, यानी कि rights are really crucial for the democracy, ठीक है। With this we have done the chapter 5th, which was rights. I hope the things are clear. बट यहाँ पे इस पेज में आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसमें से एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता ही हर बार। तो इसका जो MCQ है, दैट इज बेसिकली द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस adopted and proclaimed the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था कि UN
UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, उसने कब जो है ये अडॉप्ट किया था उस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, तो वो टाइम था 10 दिसंबर 1948, यानी कि 10 दिसंबर 1948 को UN ने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे, जिससे उन्होंने राइट्स के बारे में जो है अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस प्रोवाइड की थी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर एमसीक्यू आए कि कब अडॉप्ट किया था यूएन ने ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो द टाइम इज 10 दिसंबर 1948। इसको मार्क ज़रूर करना, बिकॉज दिस डेफिनेटली कम्स इन दी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एंड विद दिस नाउ वी आर एक्चुअली डन विद द चैप्टर, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना। एंड आई होप कि जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है, जो भी पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर है। अगर नहीं है, अगर कुछ भी डाउट हो, then let me know in the comment section, and I will be always very happy to reply to all those comments and clear your doubts. With this, I am taking my leave for today, and for this chapter I will come back with another new video. Until then, take care of yourself, keep revising and keep watching, and yeah, keep learning. Take care and bye.